नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो बायोलॉजी के जो मोस्ट क्वेश्चंस थे, अपने वन लाइनर जो की पॉइंट्स थे, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले थे। एक अच्छा स्कोर करने के लिए वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उसका मैंने जो सीरीज चला रखी थी बायोलॉजी की पॉइंट्स की, जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसको बोल सकते हैं गोल्डन पॉइंट्स, तो उसके मैंने 5 पार्ट प्रोवाइड करवाने की बात करी थी। तो आज अपना पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं, आपको चैनल के पेज पे अपलोड कर दिए हैं दोनों पार्ट की क्लास। तो जिन भी भाइयों ने अभी तक नहीं देखा ना, तो एक बार मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में अच्छा स्कोर करना है और इसी बार आपको अपनी सीट क्रैक करनी है, सीट निकालनी है, एडमिशन लेना है, तो प्लीज़ एक बार उनको जरूर देखें। ठीक है, अगर आपको लेना है तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही लॉयल्टी से, ईमानदारी से मेहनत करने के बाद मैंने आपके लिए वो स्टडी मैटर तैयार किया था। और एक जगह से नहीं, बहुत जगह से, अलग अलग जगह से बहुत जो अच्छे पॉइंट्स थे, जो पूछ सकते हैं या पूछ भी नहीं सकते, तो आपको ऐसी चीज़ें थी जो उनके मतलब जिस टॉपिक से जो टॉपिक उठाए थे ना मैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के थ्रू उस पूरे टॉपिक का रिवाइज हो गया था अपने माइंड में ही। तो अब टाइम इतना बचा नहीं है वैसे भी, तो मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का पेज विजिट करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा जो भी बायोलॉजी के हैं जो क्वेश्चंस वगैरह, और जिनका ICR का है 22 का जो भी है वो भी देखें, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाले हैं। बाकी केमिस्ट्री का जेट वालों का मैं बता दूं, आपको पूरा तैयार किया हुआ पड़ा है, या तो कल या फिर परसों, कल या परसों में आपको केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से अच्छा 2 या 3 क्लास होगी, उसमें अपन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत समझा के, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के आराम से आप हैंडल कर लोगे 15 से 20 क्वेश्चन। क्योंकि अब केमिस्ट्री आपके वो प्रॉपर केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री नहीं आती है, कृषि रसायन विज्ञान आती है, उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सारे इसी में से आएंगे। और इस केमिस्ट्री में भी आपके जो लास्ट वाला पार्ट है, तीसरा चौथा जो पार्ट है 12th की बुक में, जो कृषि रसायन विज्ञान है आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसमें पूरा एग्रीकल्चर घुसा रखी है। जो डेयरी टेक्नोलॉजी है, डेयरी वाला अपना पार्ट है, वो जो सोइल साइंस वाला पार्ट है वो कुछ दे रखा है। तो नो टेंशन, जिनकी केमिस्ट्री वीक है तो उनका भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर लोगे आप। बट क्या है, कॉन्फिडेंट होके ईमानदारी से देखोगे ना, किसी चीज को आप ईमानदारी से करते हो ना, तो उसमें आज नहीं तो कल सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है। तो वो चीज़ें अभी तक नहीं देखे हो ना, तो एक बार चैनल का पेज विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे जेड 2020 है, उसमें आपको बहुत यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे। आप और कोई दिक्कत है, कुछ भी डिमोटिवेट हो रहे हो, तैयारी नहीं है, और जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपकी करूँगा। तो उसके लिए आप जैसे कंफर्टेबल हो, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, कॉल, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप मेरे को कर सकते हो। आपके लिए मैं 24 आवर्स रेडी हूँ। तो आज की जो अपनी क्लास है बायोलॉजी का पार्ट 3, उसमें मेनली अपन इकोलॉजी की जो है, इकोलॉजी से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, तो इकोलॉजी का पार्ट कवर करने वाले हैं आज। इसमें पहले मैंने इकोलॉजी की और बायोलॉजी की रिवीजन क्लासेस डाल दी है। एग्रीकल्चर का लगभग हमने कंप्लीट कर लिया, 3 क्लासों के बाद में उनकी मोस्ट क्वेश्चंस वाली क्लासें कर ली थी, 100 क्वेश्चन वाली 1-1 घंटे की। जिन भी भाइयों ने नहीं देखा ना, एक बार देख लेना यार, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, और मेरा ये क्लासें, ये मैटर प्रोवाइड करवाने का एक ही मोटिव है कि जो भी मेरे जो भाई बहन हैं, जो भी किसानों के बच्चे हैं, जो इस फार्मर्स वाले बैकग्राउंड जो रखते हैं, वो मतलब उनको दिक्कत ना हो, और जो वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी फीसेज वगैरह दे दी, फिर भी मतलब कुछ मतलब नहीं निकला था, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। बाकी आप खुद समझदार हो, अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं मेरे लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो आप देखें, आपका स्वागत है, बाकी कहने की ज़रूरत है नहीं। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आज जो की पॉइंट्स दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री क्लासें आपके जेट के आगे का काउंसलिंग वगैरह का सारा कुछ यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और जो क्लासें हैं ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहे करना मत करना, पर सब्सक्राइब करना मत करना, पर जो क्लास है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो इतनी मेहनत से मैंने मैटर प्रोवाइड कराया है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के काम आ सके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके 2 सेकंड लगेंगे। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, कोई आपका ग्रुप है, जो कोचिंग वाले हैं, बच्चे साथ वाले हैं, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, तो एक बार सबसे शेयर कर दें। बाकी स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट जो अपना है वो है NBRI। NBRI इसकी फुल फॉर्म, और ये कहाँ पे स्थित है, 2 चीज़ है, और ये जेट में 2-3 बार क्वेश्चन पुटअप आ चुका है कि NBRI क्या है। तो NBRI का ये राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है अपना, लखनऊ में है। लखनऊ। NBRI कहाँ पे है, लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट में 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। NBRI कहाँ पे है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि किस मंडल में प्रकाश के पराबैंगनी प्रभाव से ओजोन निर्मित होती है।
प्रकाश के मतलब ओजोन परत होती है वो किस मंडल में होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल ओजोन जो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। O3 जो या क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं जो हानिकारक होती है उनसे अपनी रक्षा करती है। जो ओजोन परत है अभी उसका मतलब हानि हो रही है, किससे हो रही है, वो सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ने वाला है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है मेनली वो कौन से पार्ट में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मृदा है। पादप वृद्धि हेतु प्लांट की जो ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट जो है सोइल है अपनी वो कौन सी होती है? दोमट मृदा। दोमट, जो दोमट मृदा है ना वो पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी और उपयुक्त मृदा होती है। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं अपन सूटेबल सोइल। ऑल ओवर प्लांट्स के लिए सबसे सूटेबल सोइल कौन सी होती है? दोमट जो अपनी मृदा है वो होती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, वह कारक जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित है। वह कारक जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित है तो वो कौन सा है? ट्रोफियोग्राफी। ट्रोफियोग्राफी जो आकारिकी से, पृथ्वी की आकारिकी से संबंधित है वो कौन सा है? ट्रोफियोग्राफी है। जो आप जो प्रभावित करने वाले या जो महत्वपूर्ण जो कारक पढ़ोगे इसमें फैक्टर इकोलॉजी के अंदर, उनमें जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित वाले जो कारक पढ़ोगे ढलान वगैरह में, तो वो उनको क्या बोलते हैं? ट्रोफियोग्राफी बोलते हैं। जो ट्रोफियोग्राफी शब्द है ना वो पृथ्वी के आकृति से संबंधित है, ऐसे समझना अपने को। नेक्स्ट देखते हैं कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था? एच रीटर ने दिया था। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? एच रीटर ने। पारिस्थितिकी की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? जो इसको डेफिनेशन इसकी दी थी, इसको डिफाइन किया था, वो सबसे पहले किसने किया था? हैकेल ने किया था। पारिस्थितिकी की सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो हैकेल ने दी थी। ठीक है, ये दो चीजें दो वैज्ञानिकों के नाम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि जो एच रीटर है ना वो तो इकोलॉजी शब्द दिया था। पारिस्थितिकी जो शब्द है वो इकोलॉजी जो शब्द है वर्ड वो किसने दिया था? रीटर ने दिया था, एच रीटर ने। जबकि इसकी डेफिनेशन किसने दी थी? हैकेल नामक का वैज्ञानिक था, उसने पारिस्थितिकी की परिभाषा को साबित किया था। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अम्लीय मृदा किन क्षेत्रों में मिलती है। तो अम्लीय मृदा किन क्षेत्रों में मिलेगी? जहाँ पे अधिक वर्षा होगी। जो भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे क्या होती है? औसतन अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। इसको ऐसे याद रखना, अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय। जहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है वहाँ पे जो मृदा है ना वो अम्लीय प्रकृति की पाई जाएगी। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ऐसी मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक तत्व विलयन की इष्टतम मात्रा पाई जाती है वो क्या कहलाती है? ऐसी मृदाएं या ऐसी सोइल जिनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो भी सारी चीजें हैं जो एक प्लांट को ग्रोथ के लिए नॉर्मली एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होती है वो सारी चीजें उच्चतम मात्रा में एक बढ़िया तरीके से पाई जाए। ठीक है, सारा इनकी मात्रा जो है संतुलन से अधिक पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझोगे कि ऐसी मृदाएं जिनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी हैं, खनिज, पोषक पदार्थ, सारा कुछ वो अच्छे से अच्छे इष्टतम मात्रा पे पाया जाता है, तो उन मृदाओं को क्या कहते हैं? तो उन मृदाओं को क्या बोलते हैं? यूट्रोट्राफिक या सुपोषित। यूट्रोट्राफिक, यूट्रोट्राफिक ट्राफिक या सुपोषित मृदाएं। सुपोषित शब्द से हम समझते हो हिंदी में सुपोषित, जिनमें पोषण बिल्कुल अच्छा है, सुपोषित। वो जिन मृदाओं के जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी हैं उनकी मात्रा इष्टतम स्टेज पे होती है, सबसे अच्छी होती है वो। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि किस पारिस्थितिकी वर्ग में मूलगोप अनुपस्थित होता है। जो मूलगोप होते हैं आपने पढ़ी होगी, रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा रूट हेयर्स, मूलगोप वगैरह सारी चीज। तो ऐसा कौन सा प्लांट्स हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जिनमें जो मूलगोप है वो अनुपस्थित होते हैं? तो मूलगोप मुख्यतः किसमें अनुपस्थित होंगे? जो जलीय पादप है अपने, हाइड्रोथोट्स जो है, हाइड्रोथोट्स जो जल में उगते हैं, जो भी जल में उगने वाले जितने भी है हाइड्रोफाइट्स, सॉरी हाइड्रोथोट्स नहीं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं इनको, हाइड्रोफाइट्स जो जल में उगते हैं। तो ये हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो मूलगोप है ना वो अनुपस्थित होता है। जैसे जल में उगने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो मूलगोप है वो एब्सेंट पाया जाएगा, और उनको जल में उगने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। बहुत ध्यान से देखना, आप क्लास में आगे बहुत भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बड़ी चट्टानों के खंड टूट कर सूक्ष्म खनिजों में बदलना क्या कहलाता है? बड़ी चट्टानों का टूटना सूक्ष्म, वो क्या कहलाता है? अपक्षयन। अपक्षयन क्या कहलाता है? अपक्षयन। होता क्या है ये? बड़ी चट्टानों का, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूटकर छोटे, मृदा निर्माण में पड़ा होगा ये स्टेज, उसमें आती है जो सोइल फॉर्मेशन है उसमें आपको मिल जाएगा अपक्षयन। तो क्या होता है? बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, परतें हैं, वो टूट कर छोटे भागों में जब बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपक्षयन बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपना की पॉइंट है वो देखते हैं कि मृदा प्रोफाइल के कौन से संस्तरों को मिलकर खनिज या सोलम कहा जाता है।
मृदा प्रोफाइल आपने पढ़ी होगी, सॉइल प्रोफाइल A1 जो भी है B, तो उसमें अपन मृदा किसको बोलते हैं या जो खनिज भाग है वो किसको बोलते हैं, तो वो कौन कौन से खंड हैं जिनको मिलके अपन मृदा प्रोफाइल बोलते हैं। तो संस्तर A और जो B है, संस्तर A प्लस B दोनों को मिला के अपन सोलम या सोइल बोल सकते हैं, खनिज संस्तर बोल सकते हैं। बाकी जो सबसे ऊपर जो मृदा प्रोफाइल जो है उसमें जो सबसे ऊपर पाया जाता है ना O कार्बनिक संस्तर, वो कहाँ पे पाया जाता है, जो जिसको वर्जिन सोइल बोलते हैं, कंवारी मृदा, वो कहाँ पे पाया जाता है, जंगलों में, जहाँ पे कभी खेती नहीं की गई होती है उस पे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक संस्तर बोलते हैं, ओ संस्तर बोलते हैं, वर्जिन सोइल बोलते हैं, कुमारी मृदा, ये सारे इसी के नाम है। बट जिस पे हल लग गया या खेती करना स्टार्ट कर देता है ना, तो ये खंड नहीं रहता, फिर वो सीधा ए आ जाता है, जो आपका ए संस्तर है वो आ जाता है। मृदा प्रोफाइल की जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए कि मृदा में जो खड़ी कटान है उसको क्या बोलते हैं, मृदा प्रोफाइल। इसका जो कलर होता है, मृदा प्रोफाइल का जो कलर चेक करते हैं वो किससे करते हैं, मुनसेल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुनसेल कलर चार्ट, कलर चार्ट। जब आपने सोइल प्रोफाइल पढ़ी होगी तो इसकी जो ऐसे अपन काट लगा देते हैं मृदा में, फिर अपने को जो कलर ऐसे दिखते हैं कि ये वाला संस्तर है A B C R जो भी दिखता है, तो उनकी अपन पहचान जिससे करते हैं ना कलर से कि ये थोड़ा गहरा भूरा, तो वो किससे करते हैं, मुनसेल कलर चार्ट, उसका क्या नाम है, मुनसेल कलर चार्ट। ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये चीज़ भी याद रखोगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो या दो से अधिक जीवों का अंत संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा किंतु हानि किसी को नहीं होती, तो इसको क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक जीवों का ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, ठीक है, एक को तो लाभ हो रहा है पर दूसरे को ना तो हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है, वो अप्रभावित रह रहा है, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, सहभोजिता, सहभोजिता। भाई दो लोग हैं, एक को तो लाभ हो रहा है दूसरे से, बट जो दूसरा वाला है उसको ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो वो जो उनके मध्य का जो रिलेशन है, जो पारस्परिक क्रिया है, जो समन्वय है, उसको क्या बोलेंगे, सहभोजिता बोलेंगे। एक चीज बता दूं, जैविक घटकों की जो पारस्परिक क्रियाएं होती है ना, जैविक जो घटक है इसमें जो अपने जितने भी सजीव हैं, जो इनके बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं है ना, इनको ओडम नामक का एक वैज्ञानिक था, यहीं पे समझा देता हूँ, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ओडम नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने दो भागों में बांटा, कौन कौन से में, पहला तो धनात्मक जो समन्वय होते हैं वो, और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है जो ऐसे संबंध या ऐसे रिलेशन, पारस्परिक क्रियाएं, ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिनमें दोनों को लाभ होएगा या फिर एक को लाभ होएगा, मतलब हानि किसी को नहीं होएगी ना, वो आती पॉजिटिव वालों में, धनात्मक वालों में। और जैसे एक को लाभ हो रहा है एक को हानि हो रही है या दोनों को हानि हो रही है, तो वो किस में आएगा, ऋणात्मक में। जो पारिस्थितिकी जो घटक है अपने पारिस्थितिक तत्व के, जो जितने भी लिविंग जो है, सेल्स है, जो भी है जीवित चीजें हैं, उनमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इनके एक दूसरे के बीच में पारस्परिक संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, उसमें या तो मेनली होता क्या है कि या तो एक को लाभ होएगा एक को हानि होगी, या फिर दोनों को लाभ होएगा, या एक को लाभ हो रहा है दूसरा अप्रभावित रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सारी पारस्परिक क्रियाओं को जो ओडम नाम का वैज्ञानिक था उसने दो भागों में बांटा, कौन कौन सी, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक में कौन कौन से जो पारस्परिक संबंध रिलेशन है वो आते हैं, वो मैं आपको एक जगह ही बता देता हूँ। तो जो धनात्मक में आते हैं सहभोजिता, सहजीविता और सहजीविता और प्राक सहभोजिता। एक तो मैंने बता ही दिया अभी, कहाँ पे लिखा था, सहभोजिता। सहभोजिता भी धनात्मक में आती है, ठीक है, सहभोजिता। जो दूसरा है सहजीविता, दोनों का एक जगह रहना आवश्यक होता है। सहभोजिता मैंने बता ही दिया, एक को लाभ होता है एक को कुछ नहीं होता है। दूसरा है प्राक सहभोजिता। ये जो तीन पारस्परिक संबंध है ना, ये तीनों पॉजिटिव वाले, धनात्मक वाले, इसमें हानि किसी को नहीं हो रही है। बात करते हैं नेगेटिव वालों की, जो जिसमें हानि होती है, तो परजीविता और स्पर्धा, दो चीज है, परजीविता और स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हो, स्पर्धा। इसमें क्या होता है, परजीविता क्या होती है, आपने कभी देखा है जो चिचड़ी जो होती है, आपके टिक जो होता है भैंस के ऊपर पाया जाता है, भैंस के ऊपर किसी के, वो क्या करती है, उसके ऊपर आ गई, ठीक है, परजीविता उसको बोलते हैं। तो वो उसका जो खून वगैरह है, ब्लड है, उसका एब्जॉर्प्शन करती है, उसको चूसती है, तो उसको नुकसान पहुंचाती है। तो उसको ओडम ने किस में रखा, नेगेटिव वाले में रखा, ऋणात्मक वाले में रखा।
दूसरा क्या है, स्पर्धा। स्पर्धा ऐसे होती है कि सपोज दैट सबसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ स्पर्धा के बारे में मैं, तो स्पर्धा, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं। स्पर्धा क्या होती है वो चीज़ देखोगे आप। परजीविता मैंने बता दिया, जो नेगेटिव वाले थी उसमें से ओडम ने दिया था पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये ऋणात्मक जो पारस्परिक क्रिया है उसका उदाहरण है 2। कौन कौन से, परजीविता और स्पर्धा। परजीविता मैंने बता दिया कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, उसके ऊपर उसका शोषण करता है। तो जो ऊपर रह रहा है ना उसको पैरासाइट, और 2 चीज़ होती है इसमें पर, तो उसको तो लाभ हो रहा है, जो नीचे वाला है उसको हानि हो रही है क्योंकि वो उससे उसका पोषण ले रहा है। तो ये नेगेटिव में आ गई, ऋणात्मकता में आ गई। इसका उदाहरण भी मैंने बता दिया, जो आपके टिक जो होती है, चिचड़ी जो होती है वो। नेक्स्ट देखते हैं स्पर्धा क्या होती है। तो स्पर्धा जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है, एक खेत में हमने फसल लगा दी, ठीक है, ये फसल के पौधे हैं और ये कुछ अवांछित पौधे हैं जो खरपतवार के उगाए हैं। अब हमने इसमें खाद वगैरह दे दिया, पानी दे दिया, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो दे दिए और इरिगेशन सिंचाई कर दिया। अब इसमें क्या होएगा कि जब प्रकाश आएगा तो ये जो वृद्धि के लिए, अपनी अपनी ग्रोथ के लिए, खुद को सर्वाइवल करने के लिए ये फसल के पौधे भी नीचे से सोइल में से, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। साथ में इनके साथ कंपटीशन कौन करेगा, ये खरपतवार वाले पौधे। अब खरपतवार वाले पौधों में आपने विशेषताओं में पढ़ी होगी, इनकी जड़ें लंबी होती है वगैरह। तो ये क्या करेंगे, इनसे ज़्यादा पानी और पोषक तत्व खींच लेंगे, तो इससे फसल अपनी कमजोर पड़ जाएगी। तो नुकसान हो रहा है ना अपने को, एक चीज़ को नुकसान हो रहा है। प्रतिस्पर्धा में हमेशा एक चीज़ को नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा में फसल के पौधों को नुकसान हो रहा है, खरपतवार के पौधे खींच रहे हैं, सही है। तो ये होती है प्रतिस्पर्धा। 2 समान, मतलब एक चीज़ है, एक सेव है और 2 लोग हैं उसके लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा। जो जीतेगा ना वो उसको ले लेगा, जो योग्यतम होगा वो उस सेव को खा लेगा, बाकी जो दूसरा है उसको हानि होगी, वो नहीं खा पाएगा, नुकसान हो गया। तो प्रतिस्पर्धा, ये स्पर्धा और परजीविता दोनों नेगेटिव वाले में आते हैं। ऋणात्मक जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आई होप आपके समझ में आया होगा, यूजफुल भी होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। अपनी बायोलॉजी की इसके अलावा भी क्लासें और भी आ गई है, और भी मिल जाएगी आगे, केमिस्ट्री की भी, सारा कुछ अच्छे से। एक बार चैनल को, पेज को विजिट कर लेना, बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। कंठलता व अधिपादप किस प्रकार का अंतर संबंध दर्शाते हैं। जो कंठलता और अधिपादप हैं वो किस प्रकार का संबंध दर्शाते हैं, तो सहभोजिता का दर्शाते हैं, सहभोजिता। अधिपादप में क्या होता है, जो भी दूसरे पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं, अधिपादप और कंठलताएं। अधिपादप में आपने एक चीज़ सुना होगा, जो लोरेंथस, आम के पेड़ के तने के ऊपर वगैरह वहाँ पे जो उग जाते हैं, पेड़ के ऊपर पेड़ उग जाता है ना, छोटे पौधे, वो होते हैं अधिपादप वगैरह। तो वो किसका दर्शाते हैं, सहभोजिता का दर्शाते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो की पॉइंट है वो देख लेते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट आउट कर लेना, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस, विश्व प्रदूषण दिवस कब कब बनाए जाते हैं, किस किस को पता है। जिसको पता है ना वो ईमानदारी से मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। तो अपना जो जैव विविधता दिवस है, जैव विविधता दिवस, वो बनाया जाता है 22 मई को। कब बनाया जाता है, 22 मई को, नोट आउट कर लेना। और विश्व पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। पर्यावरण दिवस जो अपना है 5 जून को। कब बनाया जाता है, 5 जून को। जैव विविधता जो दिवस है 22 मई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून। और जो विश्व प्रदूषण दिवस है वो कब बनाया जाता है, 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर। बाकी एड्स दिवस वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें नॉर्मली जो चीज़ें हैं ना, अपनी बेसिक चीज़ें, उनमें से भी क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाता है, तो ये क्लियर करके जाओगे। अभी आपके पास 10 दिन है जेट एग्जाम को लेकर, तो तैयारी अच्छी से अच्छी रखना, मेंटेन रखना, अपनी जो प्रिपरेशन की है उसको कम मत होने देना, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाना, पेपर दे के आना बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, जितनी मेरे से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाकी ये नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आनी है, ठोक हो गई 120 में से 120, अपने को रैंक नहीं लानी, ज़्यादा टॉप नहीं करना, अपने को जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो यूनिवर्सिटी लेनी है, वो चीज़ ध्यान में रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं
श्वेत क्षारीय मृदाओं में किसकी अधिकता पाई जाती है? जो सफ़ेद क्षारीय मृदाएं होती है, श्वेत क्षारीय मृदाएं, श्वेत क्षारीय, सफ़ेद जो क्षारीय मृदाएं हैं उसमें किसकी अधिकता पाई जाएगी? NaCl, नमक की। वो कैसे? सफ़ेद है ना एक चीज़ तो, और नमक क्या होता है? क्षारीय। NaCl की अधिकता पाई जाएगी जो श्वेत क्षारीय मृदाएं हैं उनमें। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकृति में कुछ पौधों मूल के द्वारा विष का स्त्रावण करते हैं, उसके समीप अन्य पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं। आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ से या उस पौधे से कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसा लिक्विड जो स्त्रावण होता है, जो उससे बाहर निकलता है, जो उसके पास उग रहे दूसरे पौधे को नष्ट कर देता है, या उसके लिए हानिकारक होता है, विषैला होता है। समझ रहे हो? यहाँ पर 2 पौधे लगे हुए हैं, इस पौधे की जड़ों से एक ऐसा केमिकल या लिक्विड निकल रहा है जो इस पौधे के लिए बहुत ही हानिकारक है, विष का काम करता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो चीज़ पूछ रहा है। तो दोबारा से देखोगे कि प्रकृति में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो रूट है उसके द्वारा विष का स्त्रावण किया जाता है, उससे समीप के अन्य पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं। इसको एलिलोपैथी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी, एलिलोपैथी क्या होता है? एक प्लांट के द्वारा ऐसा कुछ स्त्रावण किया जाता है, विष वगैरह जो केमिकल, जो दूसरे प्लांट्स के लिए क्या होता है? हानिकारक, हार्मफुल होता है, उनको वो नष्ट कर देता है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देता है, उनको जला देता है, सुखा देता है। उस प्रभाव को क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? जो अम्लीय मृदाओं में उगते हैं पौधे उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं ऑक्जेलोफाइट्स। अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों को ऑक्जेलोफाइट्स बोलते हैं। ऑक्जेलोफाइट्स या अम्लीय पादप जो भी हैं, अम्लीय मृदाओं में जो उगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छाया में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? सियोफाइट्स। सियोफाइट्स किसको बोलते हैं? जो छाया में उगते हैं, छाया प्रिय या सियोफाइट्स प्लांट जिनको बोलते हैं, वो छाया में उगने वाले होते हैं, जो अच्छी ग्रोथ करते हैं छाया के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, वायुगति मापन किसी अंतर से किया जाता है? तो वायु की जो गति है, अपनी एयर की जो स्पीड है, एनीमोमीटर के द्वारा की जाती है। एनीमोमीटर इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट आउट कर लेना। एनीमोमीटर, विंड वैन, विंड स्कूप, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाइग्रोमीटर, आर्द्र बल्ब जो होता है, जो कमरे का टेम्परेचर नापने में, कमरे की जो ह्यूमिडिटी है उसको मापने में, वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोमीटर वगैरह, इनकी एक सारणी है, आपको मिल जाएगी, लिखाया होगा आपके कोचिंग के नोट्स वगैरह में। तो वो चीज़, एक चीज़ मैं बता दूँ, ICR के पेपर में जो है NCERT के क्वेश्चन आए हैं, जो कोचिंग वालों ने 500 पन्ने भरवा रखे हैं ना आपके, उनमें से एक लाइन तक नहीं मिली है। तो मैं शुरू से ये चीज़ बोल रहा था, सेंटर का एग्जाम है, NCERT को प्रायोरिटी देता है वो, ठीक है। क्योंकि अपने जो राजस्थान बोर्ड में जो बुक्स चल रही है वो यूपी बिहार में और जगह थोड़ी चल रही है, जबकि एग्जाम जो है कंडक्ट करवा रहा है सेंटर करवा रहा है। ICR जो एग्जाम है सेंटर का है, केंद्र का एग्जाम है। तो NCERT में बार बार बोल रहा था, पर भाइयों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, अब जो गया सो गया। बहुत लोगों का पेपर खराब हुआ है। वैसे पेपर में बायो का पार्ट ज़्यादा था, अब जेट का पेपर आपको ठीक करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार कोचिंग के नोट्स पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह सारा कुछ है, बट एक बार मेरे कहने से 11th-12th की बुक्स आप देख लेना। 11th-12th की जो बुक चल रही है उसको रूल लेके, पेंसिल लेके एक बार अंडरलाइन करते हुए पढ़ लेना। सच में बता रहा हूँ, पेपर दोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, दीमक के आंत में लकड़ी के सेलुलोज का पाचन करने हेतु कौन से प्रोटोजोआ रहते हैं? जो अपना दीमक है, ओडेंटोटर्मिस अबेसस जिसका नाम है, ये 6 कीट दे रखे हैं शायद एग्रीकल्चर में। 6 कीटों के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। बाकी अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें मैं जो अपना जो जंतु जगत है, जूलॉजी का जो है, एनिमल किंगडम वगैरह, उससे तथा उससे जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उससे जितने भी प्लांट जो ब्रीडिंग वाला अपना टॉपिक है, जेट में प्लांट ब्रीडिंग वाला जो टॉपिक है, जिसमें ये अपने कुछ फसलें भी दे रखी है, ठीक है, आम वगैरह, बाजरा वगैरह, तथा और भी कुछ दे रखा है जो औषधीय प्लांट्स हैं, अपने 6 या 7 औषधीय प्लांट दे रखे हैं, नीम, रतनजो, सर्पगंधा, अश्वगंधा, उनके बारे में वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेट आता है। तो उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा मैं, आज ही क्लास कंप्लीट हो जाए फिर। तो मैं बात कर रहा था कि जो दीमक है उसके आंत में कौन से प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन कर देते हैं? सेल्यूलोज। एक चीज़ बताऊँ, दीमक सर्ववारी है, दीमक भंडारण में भी लग जाती है, खेत में भी लग जाती है, सारा कुछ। और सिंचाई, जो सिंचाई है ना, मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन से सिंचाई कर देने से कौन से कीट का प्रभाव कम हो जाता है, तो उसका राइट आंसर है दीमक, ओडेंटोटर्मिस अबेसस, दीमक। और जो दीमक खाती है लकड़ी वगैरह, सेल्यूलोज खाती है, उसका पाचन कौन से प्रोटोजोआ करते हैं? जो उसके पेट में रहते हैं। तो वो कौन से प्रोटोजोआ हैं? ट्राइकोनिम्फ। कौन से हैं? ट्राइकोनिम्फ, याद रखना ये ट्राइकोनिम्फ।
ट्राइकोनिम्फ नामक जो प्रोटोजोआ है वो दीमक की आंत में पाया जाता है और सेलुलोज का पाचन करने में उसके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो मैंने ये चीज़ पहले भी बता दी कि जो ओजोन परत है आपकी वो समताप मंडल में पाई जाती है और इसको जो सर्वाधिक नुकसान जो पहुंचा रही है CFC गैस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो अपने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह जो हैं, एसी वगैरह, एयर कंडीशनर, उनसे जो गैस निकलती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, सबसे घातक गैसों में आती है। और भी गैसें नुकसान को, बट जो सबसे फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी दी गई है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो करती है ओजोन को, वो कौन सी है? CFC गैस है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य स्नेही या सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स, हीलियोफाइट्स, हीलियोफाइट्स किसको बोलते हैं? जो अधिक धूप में, गर्मी में सूर्य के प्रकाश में उगना पसंद करते हैं, उन प्लांट्स को हीलियोफाइट्स बोलते हैं। और सियोफाइट्स किसको बोलते हैं? जो छैया में उगना पसंद करते हैं, छाँव में उगना पसंद करते हैं, सियोफाइट्स। धूप में हीलियोफाइट्स। याद रखना ये चीज़। एक चीज़ और, जो चट्टानों की परतों में या चट्टानों के बीच में जो खाइयाँ पाई जाती हैं उनमें उगते हैं, उनको काइजमेटाफाइट्स बोलते हैं, क्रोजमोफाइट्स या जो भी है, दो नाम है उनके भी। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी नहीं, इकोसिस्टम शब्द है, वो किसने दिया था? तो वो दिया था एजी टेंसलेन ने। किसने दिया था? एजी टेंसलेन, एजी टेंसलेन ने दिया था। याद रखना, ये वैज्ञानिकों नामों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ये ऑप्शन देगा ना वो चारों सेम लगेंगे आपको। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द दिया था एजी टेंसलेन ने दिया था। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? जो रामदेव मिश्रा, आर मिश्रा। कौन है? आर मिश्रा। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि भारतीय फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा है, शॉर्ट में आर मिश्रा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री तीनों में दे रखा है सॉइल साइंस का पार्ट, उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक चीज़ जिसमें लगभग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वैसे तो छोटी सी चीज़ है, आपको पता होगी, बट फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि अपन रिस्क नहीं लेंगे, गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। सॉइल जो साइंस है आपकी, उसका फादर कौन है? वी डोकुचेव। डोकुचेव सॉइल साइंस का जो फादर है, फादर ऑफ जो आपके सॉइल साइंस है, मृदा विज्ञान का जो जनक है, वी डोकुचेव है। इसकी दो ब्रांचेज हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, एडेफो या इडेफोलॉजी, ठीक है, दो ब्रांचेज है सॉइल साइंस की। तो इसमें जो पेडोलॉजी, फर्स्ट जो ब्रांच है अपनी सॉइल साइंस की, पेडोलॉजी, इसमें पेड़ का नाम आ रहा है, बट इसमें पेड़ से रिलेट कुछ नहीं है। इसमें क्या अपन स्टडीज़ करेंगे? पेडोलॉजी में जो ब्रांच है अपनी सॉइल साइंस की, उसमें अपन स्टडीज़ करेंगे कि जो सोइल जेनेसिस है, मृदा का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, उसके कंपाउंड, सोइल के कंपाउंड्स क्या है, संगठन क्या है, उसमें पैतृक पदार्थ कौन सा था, उसके निर्माण में क्या क्या चीज़ें, वो सारा कुछ अपन पढ़ेंगे पेडोलॉजी में। दूसरी जो ब्रांच अपनी एडेफोलॉजी या इडिफोलॉजी, उसमें क्या पढ़ेंगे कि एक प्लांट और सोइल के बीच में जो सह संबंध है, जितने भी इसमें रिलेशंस है, जो भी आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो वाटर एब्जॉर्वेशन वगैरह, सारा कुछ, मतलब एक पौधा और एक मृदा के बीच में जो सह संबंध है, जो उनके बीच में रिलेशन है, उसकी सारी क्रियाएं पढ़ेंगे, वो आएगी एडेफोलॉजी। इसमें पेड़ का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ याद रखना कि जिसमें पेड़ का नाम आ रहा है ना, उसमें पेड़ से संबंधित कुछ नहीं है, उसके सोइल फॉर्मेशन के बारे में है, सोइल जेनेसिस के बारे में है, मृदा निर्माण के बारे में है, मृदा के जो संगठन है, सोइल कंपाउंड्स है, उसके बारे में। जबकि जो एडेफोलॉजी है उसमें क्या है कि मृदा और पादप के बीच का जो क्रियाएं हैं उसके बारे में स्टडीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, 28 मिनट की हो गई क्लास, ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्लास में, तो क्या थोड़ा धीरे समझाता हूँ, कोई ना, कहाँ जा रहे हो? अभी 10 दिन है एग्ज़ाम के, आराम से देख लेना, क्लास है मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स पौधों में उत्प्लावता का लक्षण कौन से उत्तक द्वारा दर्शाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मैंने बताया हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं जल में उगने वाले होते हैं, उनमें उत्प्लावकता मतलब जो तैरने वाला जो पाया जाता है, वो किस उत्तक की वजह से? एरेनकाइमा, एरेनकाइमा नाम का जो टिश्यू है अपना, एरेनकाइमा जो उत्तक होता है, वायु उत्तक जिसको बोलते हैं, ये कई काम में आता है। जो अपने जितने भी जलोद्भिद पादप है, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट है, उनको उत्प्लावन में, आपने देखा होगा कमल वगैरह जो कीचड़ में या जो जल में रहते हैं हमेशा, उनकी पत्तियां वगैरह तैरती रहती है, तो वो किस कारण? उनमें ये एरेनकाइमा वायु उत्तक पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, यूकेलेरिया कीटपक्षी पादप किस प्रवृत्ति का होता है? जो यूकेलेरिया है, यूटिकुलेरिया, एक चीज़ बता दूं, यूटिकुलेरिया
रिया। जो यूटिकुलेरिया है ना वो कीट बख्शी पादप है। ये एक ऐसा प्लांट है जो कीटों को खा लेता है। इसमें ऐसा होता है घटक पादप जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन वगैरह की कमी हो जाती है, इसके पुष्प वगैरह वैसे होते हैं, जैसे भी कोई कीट आता है वो बंद हो जाते हैं, वो अंदर ही रह जाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो कीट बख्शी होता है, घटक पादप इनको बोलते हैं यूटिकुलेरिया। ये किस प्रवृत्ति का होता है, कौन से संघ में आता है, ये हाइड्रोफाइट्स में आता है, एरेनकाइमा पाया जाता है इसमें। हाइड्रोफाइट समझ रहे हो, जो यूटिकुलेरिया है वो किस में आता है, जलोद्भिद पादपों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, मृदा जल की कमी के बावजूद भी पौधे उगते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं। मृदा कमी के बावजूद भी पौधे उगते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं। समझ रहे हो, मृदा जल की कमी मतलब जहाँ पे पानी की कमी है, गर्मी बहुत है, फिर भी प्लांट्स उग रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स या जो मरुस्थलीय पौधे हैं, मरुद्भिद प्लांट्स, मरुद्भिद पौधे होते हैं, उनको क्या होता है बेसिकली कम पानी की आवश्यकता होती है, वो रेगिस्तान में उगते हैं। जो डेजर्ट एरिया है उनमें से उगने वाली वनस्पति जो अपनी है उसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं इसके बाद में कि वह परिस्थिति कारक जो पारिस्थितिकी जीवों का सीधा प्रभावित करता है। वह परिस्थितिकी कारक, वह पारिस्थितिकी कारक जो पारिस्थितिकी जो जीव हैं जितने भी, उनको सीधा प्रभावित करता है। तो सबसे मेन में जो अपन पढ़ेंगे, वैसे तो दो होते हैं, बायोटिक एबायोटिक, फिर बायोटिक के पढ़ेंगे, फिर एबायोटिक का पढ़ेंगे, जैविक और अजैविक कारक। ये याद रखना कौन सा जैविक है कौन सा अजैविक है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ जाता है डीपली ना पूछ के कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी का जैविक कारक नहीं है। 3 आपको अजैविक दे देगा, 1 जैविक दे देगा, तो वो चीज़ आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी कारक है जो सीधा पारिस्थितिकी जो जीव है उनको प्रभावित करता है, तो वो कौन सा है, तापमान। जो टेम्परेचर है ना वो सीधा डायरेक्टली सारे जो पारिस्थितिकी जीव हैं उनको प्रभावित करता है। लगभग क्लास अपनी आधे घंटे की हो चुकी है, बाकी मैटर अभी बहुत कुछ रह गया, इकोलॉजी का भी थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, ऐसे मैं डिस्कस कर लेते हैं अपन। बाकी जो नेक्स्ट है वो क्लास छोटी रहेगी, उसमें जो औषधीय पौधे वगैरह प्लांट ब्रीडिंग वाला है, ज़्यादा नहीं 150 के लगभग क्वेश्चन है, वो मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे देश के अधिकांश भाग में मृदा अपरदन होने का मुख्य कारण क्या है। हमारे देश में जितना भी जो सोइल इरोजन हो रहा है ना, उसका जो मेन कारण है, रीजन है, वो क्या है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन क्या होता है, वनों का सर्वाधिक ह्रास कर दिया जाता है, बड़ी मात्रा में इनको काट दिया जाता है, तो फिर जब बरसात ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा चलेगी, तो डेजर्ट एरिया हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, सोइल इरोजन है ना वो सर्वाधिक मात्रा में हो जाता है। तो ये अपन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि जो भारत में मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वो क्या है, मुख्यतः वनोन्मूलन है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वनोन्मूलन का देख लिया, किस पादप वर्ग में संपूर्ण पादप जल द्वारा अवशोषण होता है। ऐसा कौन से पादप हैं, कौन से वर्ग के प्लांट्स हैं जिसमें पूरी प्लांट बॉडी के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, मुख्यतः जड़ के द्वारा ना होकर, तो वो कौन से हैं, हाइड्रोफाइट्स। जो जल में उगने वाले पौधे हैं, जल में डूबे रहते हैं ना, वो तने से भी वाटर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, पत्तियों से भी कर लेते हैं, और जड़ से तो सभी करते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि किस झील के पौधे कार्य की जलाभाव को दर्शाते हैं। किस झील के पौधे कार्य की जलाभाव को दर्शाते हैं, तो जो सांबर झील है उस झील में जो प्लांट पाए जाते हैं कार्य की जल अभाव को दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि जो नीचे है ना लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस वजह से हमने पढ़ा होगा प्रासरण, ओस्मोसिस, विपरीत प्रासरण, वो सारी कुछ क्रियाओं से संबंधित है। तो जिन्होंने नहीं देखा ना, ये बायोलॉजी की रिवीजन क्लास से मैंने डाल रखी है, एग्रीकल्चर की डाल रखी है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अच्छे से अच्छा स्कोर करो, एडमिशन लेना ही है। नेक्स्ट चीज, बीच बीच में बिखरे हुई मंझोले वृक्षों से युक्त घास के मैदान को क्या कहते हैं। घास के मैदान में 2 शब्द आएंगे आपके, प्रेरी और सावाना। सावाना, प्रेरी और सावाना। तो एक चीज बताऊं, जो बीच बीच में बिखरे हुए होते हैं ना, मतलब ये कोई अपना जंगल, यहाँ पे घास हो गई, यहाँ पे घास हो गई, बीच बीच में प्लांट्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, सावाना बोलते हैं। और जिसमें पूरे में घास ही घास है, पौधे नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखो, प्रेरी और सावाना। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि पादप तथा जंतु किस क्षेत्र, एक क्षेत्र में रहते हैं तो क्या बनाते हैं। सेम प्लांट्स और सेम अगर एनिमल है, ठीक है, अपन भी मनुष्य का ले लेते हैं, अगर सब एक जगह रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। जैसे प्लांट्स का एक समुदाय है, तो उसमें क्या होएगा, समुदाय में मेनली होता क्या है, एक जैसे लगभग बहुत सारे एक जगह रहेंगे ना, तो उसको समुदाय बना देते हैं अपन। यही चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन अपना कि पादप तथा जंतु किसी एक क्षेत्र में रहते हैं तो क्या बनाते हैं। जब पादप तथा जंतु किसी एक क्षेत्र में रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं अपना खुद का, उसको क्या बोलते हैं, समुदाय बोल। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, निम्न में से किसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं।
रंध्र किस में नहीं पाए जाते? जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जल में डूबे होते हैं पूरी तरह से। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जल में डूबे होते हैं, कुछ वो उनका कुछ बॉडी पार्ट होता है जो जल के बाहर होता है, बाकी पूरे डूबे होते हैं। तो उनमें हाइड्रोथोर जो रंध्र पाए जाते हैं ना, स्टोमेटास, वो नहीं पाए जाते हैं उनमें। नेक्स्ट चीज देखते हैं, धसे हुए रंध्र किसका लक्षण? धसे हुए रंध्र मांसल पत्तियां, ठीक है, धसे हुए रंध्र, मांसल पट्टियां, क्यूटिकल का आवरण, पत्तियों का कांटों के रूप में बदल जाना, ये सारे किसके लक्षण हैं? जो अपने रेगिस्तानी पौधे हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो मरुद्भिद प्लांट है, आपके मरुद्भिद पौधे हैं, उनके लक्षण है ये सारे। क्या क्या लक्षण है उनके? कि पत्तियों के जो उनके छिद्र होते हैं वो धसे हुए होते हैं, मेनली दिन में बंद होते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए। उनमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। उनकी पत्तियां क्या है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिसकी कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसमिटेशन है, वो सबसे कम हो। नेक्स्ट चीज देखते हैं, मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा, तो वो है बांध। एक जो बांध है ना आपके, वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा है। मानव के द्वारा निर्मित चीज जो पारिस्थितिकी तंत्र है, एक पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं किसको? सारा कुछ जीव, प्रकृति, सारे के जो क्रियाएं हैं, संबंध है, उस सारी चीज को अध्ययन करना पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो बांध में क्या है? पानी, मछलियां, सारा कुछ वो हो जाता है। तो ये बांध क्या है ना, एक बार कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है बांध। और सबसे छोटे की अगर बात करें ना अपन, तो वह एक्वेरियम। अब एक्वेरियम क्या होता है मैं बताऊं आपको। आपने देखा होगा कभी ऑफिस वगैरह में गए हो, कहीं स्कूल, घर में तो खैर कौन रखता है गांव में, बट कहीं ऑफिस में, फ्लैट पे आप जाते हो, तो वहाँ पे घुसते जो रिसेप्शनिस्ट होता है, वहाँ पे एक मछली रखने का वो होता है, बॉक्स होता है, जिसमें लाइट लगी रही होती है और आर्टिफिशियल रूप से उसमें ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ सिस्टम होता है। मछलियों का जो होता है छोटा सा कांच का पैक होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। वो भी अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है इनकम्प्लीट वाला सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया वो पारिस्थितिकी तंत्र। और सबसे बड़ा बांध, ये दोनों चीज याद रखोगे, एक्वेरियम और बांध। नेक्स्ट चीज देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा मूल स्रोत है। जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए ऊर्जा का जो मूल स्रोत है ना, एनर्जी का, वो कौन है? सूर्य। जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो अपनी प्रकृति के लिए मूल स्रोत है। और जो इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना पारिस्थितिकी तंत्र में, ऊर्जा के जो स्रोतों में प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसमें क्या आता है? मैंने ग्रीन प्लांट्स आते हैं, हरे पादप जो शाक है वो आती है। और ये हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो अपना भोजन लेते हैं, बनाते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा प्रकाश के जो सूर्य का प्रकाश है उससे बनाते हैं। इनको खा के फिर हमारे में एनर्जी आती है। फिर जो द्वितीयक में आते हैं ना, वो हो सकता है कि मांस उसमें आ जाए, मांसाहारी में आ जाए। और जो प्योर शाकाहारी आएंगे ना, वेज, वो किस में आएंगे? जो प्राथमिक उपभोक्ता है अपने हरे पादप वगैरह, वो। ठीक है, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मैंने पहले भी बता दिया, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव होते हैं। मैंने पहले बताई, जो आपकी फूड चेन होती है ना, खाद्य श्रृंखला, उसमें अगर सबसे शाकाहारी जो जीव है ना, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक वाले। जो होते हैं प्राइमरी वाले, वो होते हैं प्राथमिक। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वाले। पारिस्थितिकी पिरामिड पहली बार किसने प्रदर्शित किए थे या किसके द्वारा विकसित किए गए थे? जो पारिस्थितिकी पिरामिड है, जो कोई ऐसे बनता है, कोई उल्टा, कोई सीधा, वो भार के हिसाब से, ऊर्जा के हिसाब से, सारा कुछ मैं आगे बताऊंगा। पर ये दिए किसने थे पिरामिड वाली अवधारणा? चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। चार्ल्स एल्टन ने जो पिरामिडों के बारे में बताया था, कब बताया था? 1927 में बताया था। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं ना, वो सदैव सीधे होते हैं। ये चीज रहती है ना, पिरामिड बनाना आपको आना चाहिए। भार के आधार पे जो भी बनाते हो, एनर्जी के आधार पे, बट एनर्जी वाले जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सीधे होंगे। ये चीज याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब वायु में कणिकीय प्रदूषण, कणिकीय प्रदूषक निलंबित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। एरोसोल किसको बोलते हैं? समझ लो, महत्वपूर्ण चीज है एरोसोल। जब वायु प्रदूषण हो रहा है अपनी वायु के अंदर, अपनी एयर के अंदर, जो अपन सांस ले रहे हो, उसमें कणिकीय प्रदूषक, कणों के अंदर, जैसे धूल के कण हो गए, धुआं हो गया, धुआं के अंदर भी कण पाए जाते हैं। तो ऐसी चीज जिसके थोड़े पार्टिकल्स हो, वो वायु के अंदर घुल मिल जाती है और प्रदूषण करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस अवस्था को एरोसोल। क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक होल थ्योरी किसने दी थी। ब्लैक होल थ्योरी जो दी वो किसने दी थी, एस चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल थ्योरी जो दी थी काला छिद्रों वाली, ब्लैक होल थ्योरी जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, चंद्रशेखर नामक का वैज्ञानिक था, एस चंद्रशेखर, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट चीज देखते हैं, सबसे प्रमुख प्रदूषकारी कारक है, सबसे प्रमुख प्रदूषकारी कारक जो सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है वो कौन है, मानव ही है, खुद जो ह्यूमन है मानव, वो ही सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, निम्न में से वायु प्रदूषक सूचक जीव, वायु प्रदूषक का पता किससे चलेगा, लाइकेन और शैवाल, लाइकेन व शैवाल। जहाँ पे लाइकेन और शैवाल नष्ट हो जाते हैं, इनकी वृद्धि रुक जाती है या खत्म होने लगते हैं, तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि जहाँ पे वायु प्रदूषण जो है, अपना एयर पोल्यूशन है, वो उसकी मात्रा से ऊपर बढ़ चुका है। तो जो लाइकेन और शैवाल है ना, वो वायु प्रदूषक के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। भविष्य में त्वचा रोग किस कारण से बढ़ सकता है, भविष्य में जो स्किन प्रॉब्लम्स होगी वो किस वजह से बढ़ेगी, क्या रीज़न रहेगा कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, किससे हो रहा है, CFC से हो रहा है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुई थी। भारत के अंदर जो सामाजिक वानिकी हुई थी वो हुई थी 1976 में स्टार्ट हुई थी, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम थे वो। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे घातक जो प्रदूषण है वो कौन सा है, नाभिकीय, जो न्यूक्लियस वाला है नाभिकीय, जो परमाणु बम वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, वो सबसे हानिकारक होता है नाभिकीय वाला। नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लोन वेक्टर, साइक्लोन कलेक्टर, सॉरी साइक्लोन, साइक्लोन कलेक्टर जो यंत्र है वो किसके मापन में काम में आता है, साइक्लोन कलेक्टर। तो ये होता है वायु प्रदूषण, जो एयर पोल्यूशन है उसको मापने में आते हैं। क्या क्या चीज़, अगर लाइकेन और शैवाल भी इसी से संबंध है वायु प्रदूषण से, और साइक्लोन जो है साइक्लोन कलेक्टर वो भी इसी से, वायु प्रदूषण से ही संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में, DB डेसिबल। और सर्वाधिक जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो सोनिक बूम, जो एयरक्राफ्ट्स है उसकी जो ध्वनि निकलती है ना उससे होता है, जो कानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ध्वनि प्रदूषण को क्या बोलते हैं, तीव्र गति से आती हुई, सॉरी मंद गति से आती हुई मृत्यु, मतलब धीरे धीरे आने वाली मौत किसको बोलते हैं, शोर प्रदूषण को बोलते हैं। नेक्स्ट, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, असहजीवी, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन कौन से हैं, तो मैं आपको दो बता देता हूँ, एजेटोबैक्टर और क्लेस्ट्रेडियम। जो एजेटोबैक्टर और क्लेस्ट्रेडियम है वो कौन से हैं, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी में मैंने बता दिया आपको, यूटिकुलेरिया ड्रोसेरा, यूटिकुलेरिया ड्रोसेरा, ये जो प्लांट्स है ना वो कीटभक्षी या घटक पादप होते हैं, ये भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। किस पौधे में हीलियोफाइट व जीरोफाइट दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें हीलियोफाइट्स के भी गुण पाए जाते हैं और जीरोफाइट्स के, तो टाइफा, टाइफा जो प्लांट है उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों वर्गों के गुण पाए जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने मृदा प्रदूषण को मृदा प्रदूषण गिना, सॉरी कि कौन सा वैज्ञानिक था जिसने जो सोइल इरोजन है उसको सोइल पोल्यूशन कहा, मृदा प्रदूषण, मृदा जो क्षय है या इरोजन है उसको मृदा प्रदूषण कहा, तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ये कहा कि मृदा प्रदूषण, किस वैज्ञानिक ने मृदा अपरदन को मृदा प्रदूषण कहा, तो ओडम, ओडम नाम का वैज्ञानिक था। ओडम का एक जगह और नाम आया था कि उसने पारस्परिक क्रियाओं के संबंध पे जो होने वाली जो पारस्परिक क्रियाएं हैं पारिस्थितिक तंत्र में उसको दो भागों में, धनात्मक और ऋणात्मक में बांटा था। नेक्स्ट चीज देखते हैं, रेड डाटा बुक किसने विकसित की थी, क्यों विकसित की गई है, किसके लिए विकसित की है, तो जो अस्तित्व है, जो समाप्त होने वाली जो जातियां हैं अपने जिन भी जीवों की, उसको उसमें रखा गया है रेड डाटा बुक। एक क्या होता है हर्बेशियम, हर्बेशियम क्या होता है, किसी प्लांट को सुखा के उसको किसी बुक में चिपका देते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हर्बेशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्बेशियम। वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक है, जो भी अपना वायु प्रदूषण उसका सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, CO2। कौन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वायु प्रदूषण के लिए सबसे भारी जो है। एक चीज वर्षा के बारे में आप याद रखना, औसतन वर्षा की भारत की तो कितनी है 1194 या 1200 mm, राजस्थान की कितनी है 575 mm, और विश्व की कितनी है 1000 mm। तो जो सबसे भारी वर्षा चेरापूंजी, मौसिनराम, ये सारी चीज़ें आप याद करके जाना, बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पुटअप होने के। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, निम्न में से अति न्यूनतापी पौधा कौन सा है, अति न्यूनतापी जो बिल्कुल सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर में भी खुद को सर्वाइवल करवा लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, अति न्यूनतापी।
तो अति न्यूनतापी पौधा कौन सा है ये पूछ रहा अपने को, तो वो कौन सा है, एल्पाइन। जो एल्पाइन वनस्पति है, टुंड्रा, क्या बोलते हैं, टुंड्रा नाम का प्लांट है जो अति न्यूनतापी के अंतर्गत आता है। भारत में तेजी से फैल रहा एक जंगली विषैला पादप है, भारत के अंदर तेजी से फैल रहा एक विषैला जंगली जो पादप है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, पार्थेनियम। जो पार्थेनियम है वो भारत के अंदर फैलता हुआ एक बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, इसका कंट्रोल भी बहुत मुश्किल से होता है, वायरस की तरह फैल रहा है, वो कौन सा है, पार्थेनियम है, विषैला पादप है, और खासकर किसानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की चीज़ है ये गाजर घास। सुंदरवन की वनस्पति है, जो सुंदरवन है उनकी वनस्पति कौन सी है, मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है, सुंदरवन। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, कौन से प्लांट्स में होते हैं जिनमें सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो नहीं पाई जाती है, तो जो हाइड्रोफाइट्स आपके जलोद्भिद जो पादप हैं, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल का स्फटन कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, पेट्रोल का जो स्फटन है कि प्रदूषण ना हो, वो अच्छी तरीके से जल जाए, उसका विस्फोट हो जाए, उसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं, सीसा, क्या मिलाते हैं, सॉरी सीसा मिलाते हैं पेट्रोल के अंदर। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता सदैव होते हैं, जो प्राइमरी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता वो सदैव क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, सदैव शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट चीज देखेंगे, निम्न में से प्राथमिक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से, CO और DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड और DDT जो है प्राथमिक जो है उनके अंतर्गत आते हैं। यांत्रिक उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, यांत्रिक उत्तक कौन से प्लांट्स के पूर्ण विकसित होंगे, जीरोफाइट्स के, जो मरुद्भिद प्लांट्स हैं उनके यांत्रिक उत्तक पूर्ण विकसित होंगे। क्यों विकसित होंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह की कमी है, टेम्परेचर हाई है, तो उनको क्या है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा खुद को सर्वाइवल करने के लिए। जड़ें भी उनकी विकसित होगी, उनकी पत्तियाँ भी विकसित होगी, कांटों में बदल जाएगी, मांसल होगी, छिद्र अंदर घुसे होंगे, हर चीज़ से वो विकसित होंगे। तो जो यांत्रिक उत्तक है वो सुविकसित किसमें पाए जाएंगे, जीरोफाइट्स में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की अति को दर्शाता है, ध्वनि प्रदूषण की दृष्टि को जो एयरक्राफ्ट है, जो बूम सोनिक है, वो सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्निंग, ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको ग्लोबल वार्निंग स्लोगन किसने दिया था, UNEP जो संस्था है उसने क्या कहा कि ग्लोबल वार्मिंग है ना वो ग्लोबल वार्निंग, ये चीज़ बताई इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, धीमी गति से आने वाली मृत्यु हो गया सौर ओजोन दिवस 16 सितंबर मैंने बता ही दिया पहले। NBRI जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ मैंने बता ही दिया। लाइकेन किस प्रदूषक का संकेतक है, जो लाइकेन है, लाइकेन मैंने पहले बता दिया, लाइकेन सवाल उसके हैं वायु वाले के, वायु प्रदूषण के, पर बात करें लाइकेन की तो ये किसका प्रदूषक है, SO2 के। जब भी वायु के अंदर अपने एयर के अंदर SO2 की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी ना तो लाइकेन वहाँ से विलुप्त होने लग जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा, मैंने बता दी ये चीज़ पहले भी। वायुमंडलीय जो ह्यूमिडिटी है, जो एटमॉस्फेयर वाली, उसको किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, SO2 और NO2। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके लिए जिम्मेदार थी मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखना MIC इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो लगभग ये मैंने इकोलॉजी की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो करवा दिए। आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताना, और जिन्होंने बैक क्लासेस नहीं दिखी है एक बार देख लें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, और क्लास देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जो भी आप समझो सारा कुछ, बाकी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अच्छी तैयारी करो, पॉजिटिविटी के साथ पेपर दो, नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई को बताएं, आपको जितना मेरे से हो पाएगा उतने में आपकी हेल्प करूँगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है, ठीक से तैयारी करो।